नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, उत्तर का भी साथ, दक्षिण का भी साथ, पूर्व का भी साथ और पश्चिम का भी साथ। हालांकि बीजेपी परंपरागत रूप से दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर कमजोर रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी दक्षिण को फतह करने के लिए भरपूर ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है इसके लिए मौजूदा सीटें बरकरार रखते हुए दक्षिण और पूर्वी भारत में भी एनडीए को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले की बीजेपी ने दक्षिण में जगह बनाने के लिए इतनी गंभीर कोशिशें नहीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की कमान में बीजेपी दक्षिण में या पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा जनाधार नहीं बना पाई, लेकिन बदलते भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में न केवल मजबूत संगठन बनाया, बल्कि मजबूत संगठन को राज्य में सरकार बनाने में तब्दील भी किया। उत्तर और पश्चिम में पहले से ही बीजेपी का मजबूत जमीनी आधार था, लिहाजा पूरब, पश्चिम और उत्तर के बाद बीजेपी अब दक्षिण की ओर चली है, यानी कि मोदी और शाह की बीजेपी दक्षिणायन हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, अब की बार 400 पार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, लेकिन एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। इसके साथ ही एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है इन राज्यों में अपनी सीटें न सिर्फ बरकरार रखें, बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करें। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 के चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में ही हो सकती है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुदुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत पाई थी। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इजाफा करने के लिए काफी कुछ है। सवाल यह है कि क्या दक्षिणावर्त बीजेपी अपने अभियान में कामयाब होगी? क्या वो गंगा और नर्मदा के किनारे से निकल डेक्कन के विशाल पठार चढ़ पाएगी? सतपुड़ा के घने जंगलों को पार करना क्या बीजेपी के लिए संभव हो पाएगा? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में दक्षिण विजय करके वास्तविक अर्थों में पूरे देश की पार्टी बन पाएगी? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण की राजनीति भी उलझी हुई है। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां भी अलग हैं। बीजेपी को दक्षिण की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ तालमेल बनाना होगा, तो मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श के खिलाफ एक नया विमर्श खड़ा करना होगा। दक्षिण की सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर दोनों पैर टिकाए बगैर बीजेपी के लिए वहां राजनीतिक जमीन को उर्वरा बनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए पार्टी की नजरें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर हैं। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें ही हैं। इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं।
2019 की तरह इस बार भी कर्नाटक में बीजेपी विपक्ष में है और वहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सिद्धारमैया सरकार के सामने अपनी सीटों को बचाना बढ़ाना एक चुनौती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस से तालमेल किया है। इसके साथ ही आंध्र में बीजेपी को अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बीजेपी ने पहली बार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना से मिलकर व्यापक गठबंधन बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें टीडीपी को 39.17%, जनसेना को 5.53% और बीजेपी को महज 0.84% वोट मिले थे। टीडीपी को आंध्र की 175 विधानसभा सीटों में से 23 और जनसेना को एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 40.19% वोट और 25 में से 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जनसेना को 5.87, बीजेपी को 0.98% वोट मिले थे। जनसेना और बीजेपी 2019 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। अब इस बार तीनों पार्टियों ने मिलकर वाईएस जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के सामने तगड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 की चुनावी जंग में शानदार जीत हासिल करने के बाद 2024 में तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में आज भी बीजेपी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटों पर जीतना आसान नहीं। लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ाने का मौका बचा हुआ है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू को फिर से साथ ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी की कोशिश 2019 की तरह क्लीन स्वीप करने की है। ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2019 में 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2014 में इसी तरह की स्थिति थी, तब बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2 सीटें उसके सहयोगियों को मिली थी। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी ने लगाई है और अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है। इसी तरह बीजेपी को यूपी में 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। भौगोलिक रूप से हिमालय की चढ़ाई मुश्किल मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक रूप से उत्तर भारत की पार्टियों और शासकों के लिए दक्षिण का अभियान हमेशा मुश्किल रहा है। मध्यकाल में मुगल शासकों के लिए भी दक्षिण की चुनौती हमेशा से बनी रही। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी शासक जब भी भारत की धरती पर आए तो उन्हें सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना दक्षिण की धरती में ही करना पड़ा और उत्तर का कोई भी साम्राज्य दक्षिण में ज्यादा दिनों तक फल फूल नहीं पाया। यह मिजाज है दक्षिण की धरती का। सबसे सफल औपनिवेशिक ताकत यानी ब्रिटिश राज भी गंगा के मैदानी इलाकों में ही समृद्ध हुआ। सतपुड़ा के घने जंगलों और विंध्य पर्वत के दक्षिण में उनको भी नाको चने चबाने पड़े। आजादी के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक कांग्रेस के सामने दक्षिण की चुनौती नहीं रही, लेकिन जब चुनौती शुरू हुई तो एक एक करके दक्षिण राज्यों से कांग्रेस के पांव उखड़ते गए। इस समय भारतीय राजनीति में बीजेपी बड़ी केंद्रीय ताकत बन चुकी है, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी उसका मजबूत आधार नहीं बन सका है। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाई, तो मेघालय और नागालैंड में सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में शामिल हुई। सिक्किम में भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी सरकार में ही है। एक मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। आमतौर पर बीजेपी के दक्षिण अभियान को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। इस पे कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे राजनीतिक दांव चले हैं कि उनसे नजर हटती ही नहीं है और सारी व्याख्या उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। बीजेपी ने कर्नाटक में जहां उसकी अपनी जमीन मजबूत है, वहां राज्य की एकमात्र प्रादेशिक पार्टी जेडीएस से तालमेल कर लिया है।
बीजेपी लिंगायत तो जेडीएस वोकालिंगा वोट की राजनीति करती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी 1% से भी कम वोट की पार्टी है, वहां उसने तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी से तालमेल कर लिया है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू कम्मा है तो जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण कापू समुदाय से आते हैं। राज्य की 2 बड़े जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का तालमेल अन्ना डीएमके से खत्म हो गया है, लेकिन वो तमिल मनीला कांग्रेस के साथ साथ टीटीवी दिनाकरण और ओ पनीरसेल्वम से तालमेल कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण के राज्यों में जो राजनीतिक दांव चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन उसने राजनीतिक पहल करने से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी काम शुरू कर दिया है। हो सकता है कि अभी इसका बड़ा राजनीतिक असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन काशी तमिल संगम के जो कार्यक्रम हुए हैं उनका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही हिंदुओं की सबसे पवित्र नगरी काशी को तमिल के साथ जोड़ना शुरू किया था। ये तमिलनाडु में नई जमीन तलाशने की तरह था। आपको बता दें कि तमिलनाडु का जनमानस व्यापक रूप से ईवी रामास्वामी, नायकर पेरियार और द्रविड़ियन आंदोलन से बना हुआ है। सनातन विरोध की गहरी जड़ें वहाँ स्थापित हैं। सामाजिक स्तर पर जातियों की राजनीति उत्तर भारत के मुकाबले बहुत पहले से ही जमी हुई है। दक्षिण में जातीय आरक्षण की सीमा 34 साल से 65% से ऊपर है। कह सकते हैं कि सनातन विरोध और पिछड़ी जातियों के वर्चस्व की राजनीति स्थापित है। ऊपर से हिंदू विरोध और तमिल की सर्वोच्चता का भाव भी उत्तर भारत की पार्टियों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में ये भी याद रखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की एक सभा में तमिल को संस्कृत से भी पुरानी भाषा बताकर उसकी महत्ता का गुणगान किया था। इसलिए चाहे भाषा की बाधा तोड़ने का मामला हो या सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श में अपना पक्ष उजागर करना हो या धर्म के मामले में सनातन बनाम सनातन विरोध का विमर्श बनवाना हो, ऐसे में हर जगह पर बीजेपी ने खुद को मजबूती से खड़ा किया है। तमिलनाडु में बीजेपी की सक्रियता से राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके सतर्क है और उन्होंने आक्रामक होकर बीजेपी पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएमके पहली बार बीजेपी के जाल में फंस गई है और उसके तय किए गए एजेंडे पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और उतरे अन्नामलाई की अगुवाई में वहां डीएमके के खिलाफ जोरदार अभियान चला रखा है और खुद प्रधानमंत्री सरेआम उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। द्रविड़ राजनीति के 2 धुरंधरों दिवंगत करुणानिधि और जयललिता ने भी 3 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर रखा। हालांकि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर तमिलनाडु में बीजेपी को जमीनी स्तर पर बड़ी ताकत बना रहे हैं। अन्नामलाई पर बीजेपी को इतना भरोसा है कि उनकी वजह से बीजेपी ने जयललिता की पार्टी एआईडीएमके से नाता तोड़ लिया, लेकिन अपने अध्यक्ष पर आंच नहीं आने दी। यहाँ परंपरागत रूप से डीएमके की सियासी लड़ाई अन्ना डीएमके से होती है। इन दोनों द्रविड़ पार्टियों का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एजेंडा एक जैसा है, लेकिन इस बार पहली दफा एआईडीएमके से लड़ने की बजाय डीएमके ने बीजेपी के बनाए विमर्श से लड़ना शुरू कर दिया है। वरना कोई कारण नहीं था कि उदयनिधि स्टालिन और ए राजा सनातन को बीमारी बताकर उसे खत्म करने का संकल्प जताते। बीजेपी ने तमिलनाडु की धरती से उठे सनातन विरोधी विमर्श को अपनी ताकत बनाया और उस चर्चा को जन जन तक ले गए, जिसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलना स्वाभाविक है। सनातन का एजेंडा मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना डीएमके का नहीं था, बल्कि तमिलनाडु में हाशिए पर खड़ी पार्टी बीजेपी का था। लेकिन अपनी गलती से डीएमके ने बीजेपी को पैदा किया गया विमर्श केंद्रीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अपनी गलती से डीएमके ने बीजेपी का पैदा किया गया विमर्श केंद्रीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने के दबाव में डीएमके ने बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 बना दिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सनातन पर शुरू विमर्श के बाद आए एक सर्वेक्षण में बीजेपी को दक्षिण में 20% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। 2014 के बाद का राजनीतिक इतिहास बताता है कि देश के उन हिस्सों में बीजेपी को ज्यादा कामयाबी मिली है जहां लोगों ने उसे आजमाया नहीं है या नरेंद्र मोदी के प्रति जहां जिज्ञासा है। इसी तरह केरल की राजनीति को ध्यान में रखकर बीजेपी ने ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने का अभियान शुरू किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्च के दौरे बढ़ गए और वे वेटिकन के पोप का आशीर्वाद भी ले आए। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के बीच की फॉल्ट लाइन को बढ़ाकर बीजेपी लाभ लेने की कोशिश में है। बीजेपी का मानना है कि हिंदू उनका साथ देंगे और अगर ईसाइयों का एक समूह उसके साथ आया तो एक मजबूत ताकत बन सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी अभी 11% वोट की पार्टी है, लेकिन योजना कामयाब रही तो ये चुनाव बीजेपी को केरल में भी स्थापित कर सकता है। दक्षिण भारत में केरल एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। 2014 और 2019 के चुनाव में चली मोदी लहर से भी ये सूबा अछूता रहा था। लगभग 8 साल पहले बीजेपी ने जब इस प्रदेश में आक्रामक तरीके से अपना अभियान शुरू किया तो सुरेश गोपी उसके ट्रम्प कार्ड बने थे। मलयालम फिल्मों के बड़े सितारे सुरेश गोपी को बीजेपी ने राज्यसभा में मनोनीत कराया था। वे थोड़े समय के लिए बीजेपी से जुड़े रहे और फिर अलग हो गए। वे अभी भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी ने 2021 का विधानसभा चुनाव मेट्रोमैन के रूप में मशहूर रहे नौकरशाह ई श्रीधरन के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन उन्हें भी नाकामी ही हाथ लगी। 89 वर्षीय श्रीधरन खुद भी चुनाव नहीं जीत सके। बीजेपी अब एक बार फिर सुरेश गोपी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना भी बीजेपी की उम्मीदों का प्रदेश है, जहां बीजेपी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के रूप में एक रेडीमेड विपक्ष उपलब्ध है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी चुनाव में बीजेपी जीत जाएगी या बड़ी पार्टी हो जाएगी, लेकिन ये तय है कि दक्षिण के दुर्ग बीजेपी के लिए बहुत दुर्गम नहीं रह जाएंगे। चुनावी प्रबंधन की अपनी इस अंदरूनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने दक्षिण के उक्त 5 राज्यों में मिशन 50 का लक्ष्य तय कर रखा है। यानी कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत से लोकसभा की कम से कम 50 सीटें जीतना चाहती है। दक्षिण में कांग्रेस के अपने मिशन 50 के बड़े लक्ष्य की वजह यह भी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी के एक बेहद खराब दौर में दक्षिण के राज्यों ने ही उसे राजनीतिक सहारा दिया है। दक्षिण में क्षेत्रीय पार्टियां अपना आधार कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी दक्षिण का बाजीगर बनने की होड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन की धुरी बने रहने के लिए कम से कम दक्षिण भारत में बीजेपी को घेरने की चुनावी प्रबंधन पर काम करने की भरपूर कोशिश करेगी। बीजेपी के आगे चुनौती पूर्वोत्तर के साथ साथ ओडिशा और बंगाल में भी अपने चुनावी नतीजों को बरकरार रखने की नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की है। बीजेपी 2019 में ओडिशा की 21 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश उसे बढ़ाकर 10 से 12 तक ले जाने की है। पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पूर्वोत्तर राज्य में भी बीजेपी के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नवीन पटनायक और ममता बनर्जी की छवि के सामने ज्यादा उम्मीद करना आसान नहीं है। 400 पार के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी को बंगाल और उड़ीसा में अपनी सीटों का इजाफा करना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 पर ही काबिज है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के चलते सिर्फ असम में ही सीटें बढ़ने की उम्मीद है। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, जहां 3 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की कोशिश असम में अपनी 9 सीटों को बढ़ाकर 12 तक ले जाना होगा। अरुणाचल से लेकर मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर की सभी 25 सीटों को बीजेपी गठबंधन अपने पास रखने की जुगत में है। बीजेपी की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट फीसदी को बढ़ाने की है। 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जिसके चलते 303 सीटें उसे मिली थीं। बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने वोट परसेंट को बढ़ाकर 47% तक ले जाने में सफल हो जाती है तो फिर उसका आंकड़ा 370 सीट तक पहुंच सकता है और एनडीए 400 पार हो सकती है। लेकिन उसके लिए उत्तर भारत में अपनी सीटों को बरकरार रखते हुए दक्षिण के राज्यों में अपनी सीटों का इजाफा करना होगा। दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी अगर 60 से 70 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है, तभी जाकर प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार का सपना साकार हो सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।